हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक पेरियार। आज हम देखेंगे प्रतीक सर BHU ऑनलाइन क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों की हम चर्चा कर रहे थे। तो आइए हम महत्वपूर्ण स्थलों में देखते हैं कि अगला स्थल कौन सा रहेगा। तो सबसे पहले तो एक बात जानिएगा कि ये जो वीडियो है भाई, ये वीडियो नेट वाले ही और JRF वाले विद्यार्थी ही देखें, ठीक है। और नॉलेज के लिए इसे कोई भी देख सकता है, तो एक बात तो ये जानिएगा, ठीक है। अब हम बताएं कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक बार फिर ले लेते हैं थोड़ा सा ऐसे कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता में हमने अध्ययन करने का जो तरीका देखा था वो क्या था हमारा, कि हमने भूमिका देखी थी भाई, भूमिका के बाद उत्पत्ति पे हमने चर्चा की थी, उत्पत्ति के बाद हमने कालक्रम पर चर्चा की थी, कालक्रम के बाद हमने जो चर्चा की थी इसके विस्तार पर की थी कल, और विस्तार के बाद हमने इसके महत्वपूर्ण स्थलों पर चर्चा स्टार्ट की थी। अब महत्वपूर्ण स्थलों में ही हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो का अध्ययन करेंगे आज। तो देखिए मोहनजोदड़ो भाई, पहले तो ये जानिए कि मोहनजोदड़ो है कहाँ। सबसे पहले तो ये जानिए, मैंने मैप में भी आपको दिखाया था पहली वीडियो में जब हम विस्तार पर चर्चा कर रहे थे, तो मैंने मैप पर दिखाया था कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। मैंने बताया था आपको अच्छी तरह से, और वो मैप में आपको मेमोराइज भी रहना चाहिए कि वो कभी भी किसी भी एक स्थल को पूछ लेता है, ठीक है। तो आप समझिएगा कि जो मोहनजोदड़ो था, अब हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो पहले था कहाँ। पहले ये देखिएगा कि वो पाकिस्तान के भाई सिंध प्रांत में था। पहले तो ये जानिए सिंध प्रांत, और सिंध प्रांत में एक जिला है उसका नाम है लरकाना। लरकाना जिले में है भाई ये, है ना। और लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर है। किस पर? सिंधु नदी के तट पर है। मतलब मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले के सिंधु नदी के तट पर स्थित है। वो कभी भी पूछ लेगा कि बताइए मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है, तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अब देखिए आगे कि सबसे पहले देखिएगा तो मोहनजोदड़ो के विषय में सबसे पहले देखें जॉन मार्शल क्या कहते हैं। जॉन मार्शल, हमने आपको ये तो बताया ही है कि मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी वो की थी राखल दास बनर्जी ने, राखल दास बनर्जी, ठीक है, समझिए। और इसकी जो खुदाई भी जो करवाई गई थी राखल दास बनर्जी ने करवाई थी, लेकिन उसके महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। मतलब सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसका खुदाई हुआ था। अब समझिए कि सर जॉन मार्शल क्या कहते हैं। पहले कोटेशन जानिए फिर बताता हूं मैं क्या कहेंगे कि मोहनजोदड़ो में भाई, मोहनजोदड़ो में 7 बार बाढ़ आई और 7 बार ये बसा और 7 बार ही ये उजड़ा। समझिए, अब समझिएगा अच्छी तरह से कि मोहनजोदड़ो में 7 बार बाढ़ आई थी क्योंकि ये सिंधु नदी के तट पर था। पानी का जब बहाव तेज हो गया तो वो सभ्यता जो थी यानी मोहनजोदड़ो में जो बस्ती थी उस समय बह गई। जैसे एग्जाम्पल पे मैं दिखा दूं बस कि समझिए, मोहनजोदड़ो में ये यहाँ पर कुछ महल बने हुए हैं। एक बार मानो सिंधु नदी से बाढ़ आती है, ठीक है, बाढ़ आई भाई, बाढ़ आती है और ये बाढ़ इसको बहा देती है। इसी मलबे पर अब ये मलबा बन गया। अब बाढ़ ऐसे ही समझिए जैसे कभी आपने सुना होगा केदारनाथ में बाढ़ आई थी। केदारनाथ में बाढ़ आई, बाढ़ में सभी तमाम घर मकान ध्वस्त हो गए, ठीक है, और फिर उसके ऊपर कुछ समय बाद फिर घर मकान बन गए। तो समझिए ऐसे ही बाढ़ आई यहाँ पर मोहनजोदड़ो में, यहाँ जो घर मकान थे वो सब ध्वस्त हो गए। ध्वस्त होने के बाद इसी के मलबे पर फिर सभ्यता मतलब कुछ बस्तियां बसने लगी।
फिर कुछ समय बाद एक बार बाढ़ आई, तो फिर ऐसा ही हुआ, फिर उसके ऊपर बस्तियां बसने लगी। तो सर जॉन मार्शल कहते हैं कि मोहनजोदड़ो में 7 बार बाढ़ आई थी और 7 बार वो बसा था और 7 ही बार वो उजड़ गया था। ये प्रश्न भाई नेट जेआरएफ में एक बार पूछा गया है, ठीक है, पूछ भी लिया गया है कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जो बाढ़ के कारण 7 बार बसा था और 7 बार उजड़ा था। तो ये मोहनजोदड़ो था। एक बात समझिए, ये कौन कहता है? सर जॉन मार्शल कहते हैं। अगला देखते हैं कोटेशन क्या रहेगा, मुझे उम्मीद है समझ भी आ गया होगा। अगला कोटेशन देखिए कि ये तो बस कोटेशन है, बाकी अध्ययन करेंगे हम, बिल्कुल क्रमानुसार देखेंगे। बस कुछ 2-3 कोटेशन देखते हैं क्या कि एक विद्वान है अमेरिकी विद्वान KUR कैनेडी। अब ये KUR कैनेडी क्या कहते हैं पहले मैं लिख देता हूं फिर समझाऊंगा कि मोहनजोदड़ो का, बस भाई मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, मोहनजोदड़ो का जो पतन जो हुआ था वो मलेरिया बीमारी के कारण हुआ। मलेरिया भाई, मलेरिया यही जो आज वर्तमान वाली जो बीमारी है, मलेरिया बीमारी के कारण हुआ। अब समझिए कि KUR कैनेडी जो बताते हैं कि उस समय के जो हमें मोहनजोदड़ो में जो कुछ कंकाल मिले हैं, उन कंकालों का जब ये जो कहें हम जो डॉक्टर साइंटिस्ट जो होते हैं, जब उन्होंने अध्ययन किया तो उन्होंने उनके अध्ययन में पाया, उन्हीं सभी कंकालों के अध्ययन में ज्यादातर कि इनकी जो मृत्यु हुई है वो मृत्यु मलेरिया बीमारी के कारण हुई। तो KUR कैनेडी ने मत निकाला था कि मोहनजोदड़ो में जितने भी लोग थे, ज्यादातर बहुसंख्यक लोग मलेरिया बीमारी के कारण मर गए, क्योंकि वो मलेरिया बीमारी से निजात पाने के लिए, निजात माने कोई मतलब नुक्सा पाने से वो असमर्थ रहे, यानी निजात पाने में वो असफल रहे और इसलिए उनकी सभ्यता नष्ट हो गई मोहनजोदड़ो की। अब समझिए कि KUR कैनेडी का एक कथन है। अगला देखते हैं भाई कि अगला जो कथन रहेगा वो देखिएगा कि एक पिंगाट व्यक्ति हुए थे भाई, पिंगाट। अब ये क्या कहते हैं ये भी समझिए भाई, शॉर्ट में लिखूंगा कि मोहनजोदड़ो प्लस हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिंधु सभ्यता की भाई क्या बोलते हैं वो कि ये जुड़वा राजधानी है, कि ये कथन किसका है पूछ लेगा कभी भी, महत्वपूर्ण कथन है भाई कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसने कहा। जब वो पूछेगा तो आपको पिंगाट आंसर मारना है उसमें। अब देखते हैं एक कथन और जानिएगा, फिर उसके बाद हम मोहनजोदड़ो का अध्ययन उसी प्रकार करेंगे जैसे हड़प्पा का हमने किया था। अब देखते हैं कि मोहनजोदड़ो में एक कभी कोटेशन आता तो नहीं है, बस आपकी नॉलेज के लिए बताए देते हैं कि वो पूछता है कि मोहनजोदड़ो में सर्वाधिक जो संख्या थी, यानी जितने भी वहां मनुष्य थे, समझिए जितने भी वहां मानव रहते थे उस समय, तो पूछते हैं कि सबसे ज्यादा जो मानव वहां रहते थे वो किस प्रजाति के थे, है ना, वो कहाँ के निवासी थे, कुछ ऐसा पूछते हैं। तो अब समझिएगा कि 35 से 40,000, 35 से भाई 40,000 व्यक्ति जो थे, 1000 व्यक्ति वो भूमध्य सागर प्रजाति के थे, भूमध्य भाई सागर प्रजाति। समझिए भाई, वो पूछ लेगा कि बताइए सबसे ज्यादा संख्या में किस प्रजाति के लोग वहां रहते थे मोहनजोदड़ो में, तो आप बताएंगे 35 से 40,000 लोग वहां भूमध्य सागर प्रजाति के रहते थे। अब डायरेक्ट बस ये 4 कथन तो बस मोहनजोदड़ो का प्राइमरी डाटा है, ये समझिए। आप देखते हैं इसे कि मोहनजोदड़ो की एक्चुअल में क्या क्या विशेषताएं हैं, है ना। तो अब देखें यहाँ पे, देखिएगा यहाँ देखते हैं, जरा घुमाइए इधर कि अच्छा, तो देखिए भाई कि ये तो प्राइमरी डाटा था जो हम बता दिए। अब देखिए भाई मैं शॉर्ट में ही लिखूंगा कि देखिए ये रहा भाई ये मोहनजोदड़ो, समझिए मोहनजोदड़ो लिखा मैंने शॉर्ट में खाली, ठीक है। अब इसके कुछ नाम जानिए।
कि मोहनजोदड़ो के एक्चुअल में नाम क्या क्या थे, किस किस नाम से इसे जाना जाता था, इसे भी जान लेते हैं पहले, क्योंकि कभी भी एग्जाम में पूछता भी है। तो मोहनजोदड़ो को सबसे पहले एक नाम दिया गया था आध्यात्मिक नगर। अब समझिए कि इसे आध्यात्मिक नगर के नाम से भी जाना जाता है। एक बात समझिए, हैरानी की बात यह है कि हम सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसकी जो लिपि है, सिंधु घाटी सभ्यता में उसकी लिपि तो हम पढ़ नहीं पाए। और हमारे जो राष्ट्रवादी जो इतिहासकार हैं वो गजब का इतिहास लिखते हैं। ये भी कमाल है कि वो लिपि सिंधु घाटी सभ्यता की नहीं पढ़ पाए, उनके पास एविडेंस भी कुछ नहीं है, और उन्होंने बता दिया कि मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम आध्यात्मिक नगर है। भाई आध्यात्मिक नगर आप समझ रहे हो कि जो आध्यात्म से जुड़ा हुआ हो, है ना, जहां मतलब कहें हम कि जहां ऐसी चीजों का अध्ययन किया जाता हो जो कहीं ईश्वर से संबंधित हो, ऐसी चीजों का जो अध्ययन किया जाता हो, वो आध्यात्मिकता में राष्ट्रवादियों का कमाल है। और ऐसे ऐसे राष्ट्रवादियों ने लिख दिया इसे, इन्हें झूठ बोलने की जबरदस्त कला आती है राष्ट्रवादियों को। ये सही इतिहास तो पढ़ाना मुमकिन, इनके बस की मुमकिन ही है कि सही इतिहास ये कभी पढ़ा पाए। अब इन्होंने ये आध्यात्मिक नगर बोला, ये बोला किस आधार पे? पूरी पुस्तकों को मैंने कुरेदा, लेकिन मैंने बस एक चीज जाना कि मैं जब आगे पढ़ाऊंगा आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूं कि इन्हें एक स्नानागार मिला था। स्नानागार उसे कहते हैं जहां भाई स्नान किया जाता है। इस स्नानागार के आधार पे इन्होंने अर्थ लगाया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा पाठ में भरोसा करते थे। इसी स्नानागार के आधार पे इन्होंने इसे आध्यात्मिक नगर घोषित कर दिया। इतने महान हैं राष्ट्रवादी इतिहासकार। जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में ना तो कोई मंदिर मिला है हमें और ना ही किसी प्रकार की कोई मूर्ति मिली है, और सिंधु घाटी सभ्यता में जितनी भी लिखाई आज तक हुई है उसे भी हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो आध्यात्मिक नगर कैसे हो गया? मतलब हमारे यहाँ सच ये है कि हमारे यहाँ झूठ बोलने की एक अजीब और गरीब कला आती है। अब वो सही इतिहास क्यों नहीं पढ़ाते? इसमें इंटरनेशनल जो हिस्टोरियंस हैं, और उस इंटरनेशनल हिस्टोरियंस में कहूँ मैं यूरोप के हिस्टोरियंस, क्योंकि ये इतिहास यही पैदा वहाँ से हुआ है। तो वो कहते हैं कि ना तो भारतीय लोगों पर इतिहास पढ़ना आता है ना लिखना आता है। अब कुछ चुनिंदा लोगों के लिए हमें ये बातें भी सुननी पड़ती हैं। जो कुछ चुनिंदा लोग ऐसी बाहियात बातों को लिख के चले जाते हैं कि आध्यात्मिक नगर है। ऐसी चुनिंदा बातों के लिए हमें वो बातें भी झेलनी पड़ती हैं उनकी, और उनका कहना भी सच है कि जब हमारे पास किसी भी प्रकार के कोई एविडेंस है नहीं तो हम इसे आध्यात्मिक नगर घोषित कैसे करते हैं? इस स्नानागार से, ये जो स्नानागार मिला है इसमें भाई स्नान करते होंगे लोग, ये कह दो आप, या फिर आप ये कह दो कि ये स्नानागार हमें मिला है और इसका वो किस लिए उपयोग करते थे ये हमें नहीं पता। कायदा तो ये कहता है उन्हें, हमारे जो इतिहासकार हैं, लिखना तो उन्हें इस प्रकार चाहिए था, लेकिन वो इस स्नानागार का अर्थ कहाँ लगा रहे हैं? उन्हें खुद अपने भविष्य की नहीं पता कि हमारे भविष्य में होने वाला क्या है, लेकिन वो रिवर्स में जाके, और रिवर्स में भी कितना, 3 से 4 हजार साल पीछे जाके वहां की घोषणा कर रहे हैं कि वो आध्यात्मिक नगर है। तो समझिएगा, ये भी आपको समझनी होगी कि जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं उनकी पुस्तकों से थोड़ा बचिएगा भी। पुस्तक ऐसी पढ़िएगा जिनका मीडिएटर आइडियोलॉजी हो या मीडिएटर आइडियाज हो, विचारधारा जिनकी ना तो पूर्ण राष्ट्रवादी हो और ना बिल्कुल ऐसी हो कि राष्ट्रवाद का विरोध ही करती हो, बीच वाली धारा हो। ऐसा कुछ, ऐसी पुस्तकों का अध्ययन करिएगा, है ना। उन्हीं पुस्तकों में आपको आध्यात्मिक नगर पर डिबेट मिलेंगी बहुत ज्यादा, है ना। अच्छा, देखते हैं कि मोहनजोदड़ो को एक आध्यात्मिक नगर भी कहा गया।
अब आपको तो रखना है ये याद, है ना, क्यों? क्योंकि नेट जेआरएफ वाली परीक्षा वाले भी वही लोग हैं, राष्ट्रवादी, वही धर देंगे इस प्रश्न को। अब आप कहेंगे जी कि नहीं आध्यात्मिक नगर नहीं मानेंगे हम इसे, तो 0/0 मिलेगा। तो समझिए प्रश्न के लिए, आंसर के लिए, ये तो डिबेट वाला था जो मैं आपको बताया। अब देखिए इसका और दूसरा नाम क्या है कि इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। मृतकों का टीला भाई, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। इसी को भाई एक नाम और दिया गया स्तूप का टीला, स्तूप का टीला कहा जाता है। इसे एक नाम और दिया गया, इसे सिंध का बाग भी कहा जाता है, सिंध का बाग। समझिए सिंध का बाग या फिर आप कहो रेगिस्तान का बाग। सिंध या तो सिंध का बाग आएगा या रेगिस्तान का बाग आएगा। ये इतने नामों से तो मोहनजोदड़ो को एक्चुअल में जाना जाता है। अब देखते हैं कि मोहनजोदड़ो जो था, मोहनजोदड़ो का भी हमें बिल्कुल ऐसे ही अध्ययन करना जैसे हमने हड़प्पा का किया। देखिए कि यहां हमें, मैंने बताया था, यहां हमें ये समझिए, ये इसका मैंने बताया कि इसे कौन सा टीला बोला जाता है, पश्चिमी टीला भाई, पश्चिमी टीला बोला जाएगा। और ये रहा इसका पूर्वी टीला। कौन सा भाई, पूर्वी टीला। ये समझिए पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। मैंने आपको बताया था हड़प्पा के पश्चिमी टीले की 4 दीवारी हो रही थी, यानी कि इसे सुरक्षा देने के लिए इसके चारों तरफ, मैं बता दूं आपको, इसकी सुरक्षा के लिए भी चारों तरफ मोहनजोदड़ो के लोगों ने ऐसे 4 दीवारी की थी, यानी चारों तरफ दीवार लगा रखी थी। एक बात समझ आई। और इसकी 4 दीवारी नहीं हुई थी। इस पूर्वी टीले को नगर संज्ञा दी गई है, नगर। और इस पश्चिमी टीले को क्या बोला जाता था भाई, दुर्ग संघ, मतलब दुर्ग टीला, है ना। मैं बता चुका हूं पहली वीडियो में, बस एक बार और बता रहा हूं, फिर आगे हमें इसी प्रकार अध्ययन करना, फिर नहीं बताऊंगा मैं, आपको बार बार समझना होगा बस। कि पश्चिमी टीला हो गया, ये पूर्वी टीला हो गया। अब हम देखते हैं कि इस पश्चिमी टीले की क्या क्या विशेषताएं हैं, इस पश्चिमी टीले से हमें क्या क्या पाया गया है। अब जरा ये अध्ययन में देखते हैं। इस पश्चिमी टीले को समझिए, हम उठा के यहां ले लें तब देखते हैं कि इसके अध्ययन को हम यहां ले लें, ये इस पश्चिमी टीले को, ठीक है, समझिएगा, या यहां ले, यहीं ले लेते हैं। समझिए ये रहा पश्चिमी टीला भाई, इधर घुमाइएगा, पूरा दिखना भी चाहिए मेरे साथ के साथ कि पश्चिमी टीला ये रहा, समझिए पश्चिमी टीला है। यहां समझिए कि ये पश्चिमी टीले पर सबसे पहले यहां ये वाली चीज जो है, समझिए मैंने जो घर सा बनाया है, मतलब चौकोर ये जो बनाया है, ये समझिए ये क्या था, ये सभा भवन था, सभा भवन। मतलब मोहनजोदड़ो के पश्चिमी टीले से हमें एक सभा भवन मिला है। आप सभा भवन समझिए जहां ऐसा भवन या ऐसा घर जहां सभा की जाती हो, ऐसा अनुमान इतिहासकारों ने लगाया, है ना। अगला देखें यहां, तो यहां ये अगला अगर मैं कहूं तो इसे बोलेंगे पुरोहित आवास। पुरोहितों के आवास मिले हैं। आवास माने होता है भाई घर, कि पुरोहितों के घर यहां पाए गए हैं। अगर यहां एक और देख लिया जाए तो इसे कहेंगे हम कि यहां एक महाविद्यालय भी मिला है। पूछ लेगा कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से महाविद्यालय मिला, तो मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो के पश्चिमी टीले से, है ना। तो यहाँ एक महाविद्यालय मिला, महाविद्यालय, ये समझिएगा। अगर एक और हम देख लें तो ये सबसे महत्वपूर्ण है भाई, ये वाला, कि यहाँ एक सबसे बड़ी इमारती जो संरचना थी, सबसे बड़ी इमारती संरचना, और उसका नाम था अन्नागार। अन्नागार, यहाँ अन्नागार मिला भाई, अन्नागार कि जहां अन्न को इकट्ठा किया जाता था। अब हमारे इतिहासकारों ने, जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, उन्होंने फिर एक कमेंट दे दिया, क्योंकि उन्हें कमेंट मतलब उन्हें अपने वर्तमान की और वर्तमान से आगे भविष्य की नहीं पता, लेकिन वो रिवर्स में जाके कमेंट गजब देते हैं।
इन्हें अतीत में जाके बोलने की बड़ी गजब कला है। उन्होंने अन्नागार से पता क्या अर्थ लगाया? अन्नागार से उन्होंने अर्थ लगाया कि सिंधु घाटी जो सभ्यता के व्यक्ति थे वो अन्न को इसलिए इकट्ठा करते थे कि कहीं अकाल पड़ जाए तो उसको फिर अकाल का समाधान करने के लिए उसे वितरित किया जाए। अगर हम देखें तो उन्हें इतना बोलना चाहिए था कि अन्नागार का वो उपयोग क्यों करते थे ऐसा हम नहीं बता सकते, लेकिन हमें अन्नागार पाया गया, ऐसा बोलना चाहिए था उन्हें। जैसे एग्जाम्पल मैं बताऊं, आपने भी देखा होगा कि आज जिनके पास पैसा है ना, वर्तमान में जिनके पास पैसा है वो व्यापारी क्या करते हैं कि माल को एक गोदाम में भरना स्टार्ट कर देते हैं और जैसे ही मार्केट में रेट ज्यादा हो जाता है उसका, उसे धड़ाधड़ बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता था ना कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी ऐसा ही करते हो, लेकिन नहीं, उन्हें राष्ट्रवादियों को तो एक ही दिखता है बस कि बस जितनी झूठी हम कल्पना इसकी कर सकें भारत की, इतनी कल्पना कर दो बस। झूठी कल्पनाओं में जीने की इसकी जबरदस्त आदत है भाई, और झूठी कल्पनाओं से काम चलने वाला तो है नहीं कि झूठी कल्पना कर करके काम चलाएं। अच्छा आगे देखते हैं कि एक दो चीज और जानिए इसी की, ये पश्चिमी टीले की खासियत नहीं है ना। अब दो चीज और जानिए कि यहाँ समझिएगा कि मैं बताऊं पहले ध्यान से समझिए कि हड़प्पा में मोहनजोदड़ो में हमें घर मिले हैं 2200 घर मिले हैं और इन 2200 घरों पर हमें 700 कुएं मिले हैं। कितने मिले? 700 कुएं, ये समझिएगा। 2200 घर हैं उन पर 700 कुएं मिले हैं। तो मैं 2200 घरों की लगभग एक सी विशेषताएं हैं, लगभग एक सी विशेषताएं, ये नहीं समझ लेना कि सभी समान हैं, लगभग एक सी विशेषताएं हैं। लेकिन मैं एक घर की विशेषता बताऊंगा कि उस घर में क्या क्या चीजें होती थी, तो समझिएगा कि लगभग ऐसी ही विशेषता सभी घरों में पाई जाती होंगी। अब उसकी विशेषता क्या थी समझिए, ये घर है, इस घर में क्या था कि ये घर, प्रत्येक घर 2 से 3 मंजिल होता था, 2 से 3 मंजिल का, 3 मंजिलों का घर था, मंजिलों का तो घर था, 2 से 3 मंजिलों का घर पाया जाता है, 2 से 3 कमरे पाए जाते हैं। कमरे मतलब एक घर में 2 से 3 मंजिला का होता था, 2 से 3 कमरे पाए जाते थे। प्रत्येक घर में ऐसा बताया, मैं बताऊंगा अभी, प्रत्येक घर में कुआं पाया गया है, प्रत्येक घर में कुआं पाया गया है और प्रत्येक घर में स्नानागार पाया गया है। स्नानागार, स्नानागार का मतलब जहां हम स्नान करते थे वो एक स्थल, स्नानागार पाया गया। अब समझिए कि प्रत्येक घर में कुआं पाया है। फिर राष्ट्रवादियों ने अपना कमेंट दे दिया कि जब हमने खुदाई की तो मैंने आपको बताया कि 2200 घरों पर हमें 700 कुएं मिले हैं। हम ऐसा तो कह सकते हैं कि अत्यधिक मात्रा में कुओं का निर्माण मोहनजोदड़ो में होता था, लेकिन जब हमें 2200 घरों पर 2200 कुएं नहीं मिले तो इन्होंने यहां लिखवा दिया कि प्रत्येक घर में कुआं पाया गया है। यह भी गजब चीज है। इन्हीं ऐसी ही कुछ विशेषताएं हैं जो मैं यहां से वहां तक बोला हूं आपको कि इन्हीं विशेषताओं के कारण इंटरनेशनल लेवल पर जो हिस्टोरियंस हैं, और वो भी सिर्फ यूरोप के हिस्टोरियंस, है ना, यूरोप में 42 देश आते हैं। आप अच्छी तरह से जब अध्ययन करें तो देखना कि उस यूरोप के जो हिस्टोरियंस हैं वो एक ही कमेंट करते हैं कि ना तो भारतीय लोगों पर इतिहास लिखना आता और ना भारतीय लोगों पर इतिहास पढ़ना आता। और ये बातें हमें सिर्फ उन लोगों की वजह से सुननी पड़ती हैं जो लोग इतिहास ना तो पढ़ाना जानते और ना वास्तव में वो पढ़ना जानते। उन्हें ये ही नहीं पता कि हम अध्ययन कर रहे हैं एक्चुअल में तो इसका क्यों कर रहे हैं, उन्हें ये भी नहीं पता। पढ़ाने वालों की बता रहा हूं, हमारे यहाँ की गजीब और गजीब खासियत है, अजीबो गरीब खासियत। अब देखो एक चीज और जान लो यहाँ कि यहाँ हमें ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा भाई, ये जानना कि यहाँ समझिए कि ये जो है एक, इसे मैं बड़ा सा बना के दिखाऊंगा कि समझिएगा कि ये जो है एक स्नानागार है। पहले तो ये समझिए स्नानागार, स्नानागार है भाई ये। इस स्नानागार में समझिए ध्यान से और देखिएगा कि ये उत्तर से उतरने के लिए सीढ़ियां हैं
और दक्षिण से भी उतरने के लिए सीढ़ियां, मतलब इधर से भी उतर के तुम नहा सकते हो और इधर से भी उतर के आप नहा सकते हो, स्नान कर सकते हो। और इसमें रोज पानी भी भरा जाता था, अच्छी तरह समझिए, इसमें रोज पानी भी भरा जाता था और उस पानी को निकाला भी जाता था। तो समझिए, ये पानी एक तो पश्चिम से निकाला जाता था और एक दक्षिण से, इस प्रकार से पानी निकालने की व्यवस्था है भाई। पश्चिम और दक्षिण से पानी निकाला जा रहा है ना, और फिर ताजी पानी कुएं के माध्यम से भरा जा रहा है। इसी स्नानागार को सर जॉन मार्शल ने इस स्नानागार को क्या कहा, ये बस ध्यान रखना है, तत्कालीन विश्व का आश्चर्य। तत्कालीन विश्व का आश्चर्य भाई। वो समझ पूछेगा कि बताइए मोहनजोदड़ो के स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्य किसने कहा, तो आप सर जॉन मार्शल वहां टिक मारेंगे। किसने कहा? सर जॉन मार्शल ने, मैंने लिख भी दिया है। ये किसने कहा? मार्शल ने कहा भाई कि ये ऐसी एक रचना थी कि जो एक आश्चर्यजनक रचना थी, है ना। ये समझी, मैंने बस बता दिया स्नानागार की विशेषता क्या थी। और कोई यहाँ यह पश्चिमी टीले की तो यही एक मेन विशेषता। अब जरा हम इस पूर्वी टीले का अध्ययन करते हैं कि हमें पूर्वी टीले पर क्या क्या पाया गया है। तो जरा पूर्वी टीले का अध्ययन करेंगे, तो ये मिटाएं, जरा इन्हें मिटा के फिर हम पूर्वी टीले का अध्ययन देखें कि पूर्वी टीले पर हमें क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं भाई। देखिएगा कि पूर्वी टीला, ये पूर्वी टीला, ये वाला जो टीला समझिए, मैं अब यहां उठा के रख देता हूं आपके समझाने के लिए कि समझिए ये पूर्वी टीला भाई, है ना, पूर्वी टीला। एक तो आपको मैंने बता दिया, इसे नगर बोला जाता है, नगर की संज्ञा दी गई है इसे, है ना। आप समझिए, देखो अब अच्छे से समझिए यहाँ क्या क्या विशेषताएं पाई जाएंगी, है ना। इसे भी मिटा देते हैं, पूर्वी टीला आप समझ गए कि देखो यहाँ पर हमें ये समझिए कि यहाँ हमें सर्वाधिक मोहर पाई गई है, सर्वाधिक मोहर पाई गई है। मोहर मतलब रुपया या पैसा, उस समय की धातु, है ना, कि सर्वाधिक मोहर पाई गई है। और ये जो सर्वाधिक मोहर थी, ये थी कितनी, ये समझिए, ये थी 1200, लगभग 1200 मोहर थी। और ये बनी किस धातु की थी, धातु भी समझिए, तो धातु थी भाई सैल खड़ी की ये बनी थी, वो पूछ लेगा। और ये सर्वाधिक मोहर थी कितनी, 1200 लगभग मोहर थी। ये किसकी बनी थी, सैल खड़ी की बनी थी। और वो पूछ लेगा ये वर्गाकार, ये कैसी थी, सभी मोहरें कैसी थी, वर्गाकार थी। सभी मतलब सर्वाधिक मोहरें थी और ये सभी मोहरें कैसी थी, वर्गाकार। एक बात समझिएगा, वर्गाकार थी। अगला देखें कि यहां हमें ये समझिए सूती कपड़ा है और इस कपड़े में भाई ध्यान से देखिएगा, ये चाकू बना दिया मैंने, ये सूती कपड़े में चाकू लिपटा हुआ मिला है। तो ध्यान से देखिए, कपड़े में, सूती कपड़े में चाकू लिपटा हुआ मिला है, चाकू लिपटा हुआ मिला है, समझिए। यहीं से हमें बेलनाकार मोहर भी मिली है, बेलनाकार मोहर मिली है। अब समझिए, 3 विशेषता तो ये हुई। एक देखिएगा कि यहां से हमें एक मूर्ति मिली है ना, एक हमें मूर्ति मिली है यहां से, और उस मूर्ति को डांसिंग गर्ल कहा गया है, यानी नर्तकी की मूर्ति, है ना। अब समझिए कि एक मूर्ति यहां मिली है, वो 10 इंच की, इसे डांसिंग गर्ल यानी नर्तकी की मूर्ति कहा गया है, मूर्ति। और ये जो मूर्ति थी वो किस प्रजाति की थी, वो पूछ लेता कि जो मोहनजोदड़ो से 10 इंच की नर्तकी की कांसे की, इस कांसे धातु से बनी हुई थी, कांसे की जो मूर्ति मिली थी वो किस जाति की थी, तो जाति थी भाई प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की थी, ये समझिएगा।
अब एक चीज और जानिएगा यहाँ पे कि समझिएगा कि यहाँ हमें एक रोड मिला है ना, ये समझिएगा। वो रोड जो है इस प्रकार से चौराहे को मतलब वो चौराहे पर चारों दिशाओं को दे रहा है, मतलब वहां से चारों तरफ की दिशाएं कट रही हैं। इस रोड को राजपथ कहा गया है। ये 10 मीटर लंबा रोड मिला था, कितना, 10 मीटर, और इसे राजपथ की संज्ञा दी गई है। और यहीं से रोड को पक्का करने के साक्ष्य भी मिलते हैं, रोड को पक्का करने के, कि भाई पक्के रोड उस समय बनते थे, पक्का रोड करने के साक्ष्य भी यहां से मिलते हैं, समझिएगा। अगर और देखें यहां से और क्या मिलता है, तो इसी सूती जो कपड़ा है, ये समझिएगा, मैंने आपको बताया है जब मैं आपको स्टोन एज पढ़ा रहा था कि कपास का साक्ष्य पूरे संसार में सबसे प्राचीन मेहरगढ़ से मिला, लेकिन वो कपास थी भाई, वो कपड़ा नहीं था। अब ये जो कपड़ा है ये बुना हुआ है, जैसे ये कपड़ा है मेरा, ये बुना हुआ तो है, तो पूछेगा कि बुने हुए कपड़े का साक्ष्य, बुने हुए कपड़े का साक्ष्य पूरे विश्व में सबसे पहले कहां मिला, तो मोहनजोदड़ो में। ये वही कपड़ा जिसमें चाकू लिपटा हुआ मिला है। अगला देखते हैं कि यहीं से हमें समझिएगा, यहीं से हमें 6 ईंटों के भट्टे मिले हैं भाई, ईंटों के भट्टे। पूछेगा कि भाई बताइए ईंटों के भट्टे कहां से पाए गए थे, तो मोहनजोदड़ो से पाए गए थे। यहीं से हमें चांदी के साक्ष्य मिलते हैं भाई, चांदी के साक्ष्य, यहाँ से सोने के भी साक्ष्य मिलते हैं, चांदी और सोने के साक्ष्य भी मिलते हैं। ये प्रश्न तो कभी नहीं पूछा जाएगा, चांदी सोने बस मैं बता ही रहा हूँ, समझिए बस। 6 ईंट के भट्टे, चांदी व सोने के साक्ष्य मिलते हैं। अब एक और चीज जानिएगा तो समझे हम कि आपका मोहनजोदड़ो क्लियर रहेगा कि हमें यहाँ से एक मुहर मिली है, मुहर यार यही इसी प्रकार की मुहर मिली है, हमें एक मुहर मिली है। अब समझिए इस मुहर की विशेषता क्या, कि इस मुहर में सुमेरियन सभ्यता में जो नाव होती थी, सुमेरियन जो सभ्यता है उसमें जो नाव होती थी, सुमेरियन जो लोग जिस नाव का प्रयोग करते थे, उसी नाव का प्रयोग जो सुमेरियन लोग करते थे, उस नाव का चित्र मोहनजोदड़ो की एक मुहर पर मिला है। समझिए कि सुमेरियन नाव का चित्रांकन कहां से मिला। वो कभी भी पूछ लेगा कि बताइए सुमेरियन नाव का चित्रांकन कहां से मिला है ना, तो आपको बताना होगा कि सुमेरियन नाव का जो चित्रांकन है वो मिला कहां से है भाई, तो वो मिला है मोहनजोदड़ो से। अब बस एक कोटेशन जानिए, पूरा कंटेंट खत्म, फिर हम अगला देखेंगे लोथल। कि मैंने बताया सर्वाधिक मोहर कहां से मिलती हैं, मोहनजोदड़ो से। तो अब एक समझिए कैसी किस प्रकार से मिली है, मैं बस यहां दिखाता हूं आपको, जरा यहां दिखाइएगा कि देखो कोई भी चीज जो होती है वो 100% होती है, ठीक है भाई, 100% होती है। तो समझिए मोहनजोदड़ो से जो हमें मोहर मिली है वो मिली है कितनी, वो मिली है 68%। 68% तो कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। और बची 19%, 19% हमें जो मिली थी वो कहां से मिली थी, हड़प्पा से। और बची जो भाई 13% मोहर है ना, पूरा 100 हो जाएगा, जो 13% मोहर बची, 13% वो कहां से मिली, सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थलों से ज्यादातर वो मोहर मिली। तो कभी भी पूछे कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से सबसे ज्यादा मोहर मिली, तो मैं आपको पहले ही बता दिया हूं 68% मोहर मिली है, इससे ज्यादा 68% है ना। और वहां हड़प्पा में 19 मिल रही है, ये 13 मिल रही है, अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो 100% हो जाएगा। अच्छी तरह समझ गए होंगे आप। एक कोटेशन और जानिएगा कि वस्त्र निर्माण का मैं आपको बताई दिया, बाकी अब कोई कोटेशन इसकी शेष नहीं बची। अब हम देखेंगे अगला जो हमारा अध्ययन का जो विषय रहेगा वो रहेगा लोथल। तो अब देखते हैं कि लोथल की क्या क्या विशेषताएं रहेंगी, जरा ये पूरा मिटाना ही पड़ेगा।
देखिए भाई अच्छी तरह से, अब कि हमने मोहनजोदड़ो का अध्ययन किया, अब हम जो अध्ययन करेंगे वो करने जा रहे हैं लोथल का। अब लोथल को समझिएगा कि लोथल, ये जो लोथल था, पहले ये जानिए कि लोथल था कहाँ। तो वो मैंने आपको बताया, मैप में बड़े अच्छे से दिखाया था कि लोथल खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी कहाँ पर है? गुजरात में। तो वो कहाँ पर था? खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। और वो कहाँ पर है भाई? तो वो है गुजरात में। और ये किस नदी के तट पर था? तो ये भाई दो नदियों के तटों पर माना जाता है, पूछ लेता कभी कभी, संगम बोला जाता है। एक तो साबरमती, साबरमती, और एक भाई भोगवा। अगर मानिए साबरमती और भोगवा दोनों को दे दिया जाए तो आपको भोगवा आंसर मानना, क्योंकि बस मैं एग्जाम्पल पर समझा दे रहा हूं कि ये जो लोथल है, लोथल का 95% जो हिस्सा है वो भोगवा नदी पर है, और 5% जो हिस्सा बचता है वो कहां पर बचता है? वो साबरमती पर आता है। तो लोथल आंसर, लोथल अगर पूछे कि बताइए लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। एक बात तो हमने ये जानी। अब देखते हैं लोथल की विशेषता क्या क्या रहेंगी, जरा देखिए कि जो लोथल है, इस लोथल में हमने, यहां से हमें एक चीज मिलती है, क्या? या तो गोदीवाड़ा बोले उसे, गोदीवाड़ा, ये, या इसे बोले डाक यार्ड, या इसे बोले बंदरगाह। ये तीनों नाम एक ही हैं कि यहां से हमें गोदीवाड़ा या डाकयार्ड या बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं। कहां से? लोथल से। एक बात तो आप ये समझिए। अब देखते हैं कि लोथल को दो नाम दिए गए थे, क्या क्या देखते हैं कि इसे मुर्दों का नगर कहा जाता है, मुर्दों का नगर, एक बात जानिए। दूसरा, मुर्दों का नगर कहा जाता है, इसे लघु हड़प्पा कहा जाता है, लघु हड़प्पा। इसे लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है, मोहनजोदड़ो शॉर्ट लिख दिया बस मैंने, कि मुर्दों का नगर या लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो इसे कहा जाता है। इसकी जो खोज की थी वो और देख लीजिए कि इसकी खोज जो की थी भाई 1954 में एस आर राव ने की थी। ठीक है, समझिए कि 1954 में एस आर राव ने इसकी खोज की थी। अब इसे देखते हैं, समझिए ध्यान से कि हमने अभी तक जो अध्ययन किया था, हमने अध्ययन किस प्रकार किया कि हमने देखा है कि ये रहा भाई हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में हमने अध्ययन किया कि इस पश्चिमी टीले की चार दीवारी पाई जाती थी, लेकिन लोथल में ऐसा नहीं है। लोथल में क्या होता है जरा देखिएगा कि इन दोनों की ही एक साथ ऐसे करके, देखो ऐसे, जैसे मैंने बिल्कुल यहाँ ऐसे बनाया, मानो ये दीवार है जो मैंने पेन चलाया है, समझिए कि ऐसे एक दीवार से ये घिरे हुए हैं दोनों के दोनों, यानी पूर्वी टीला भी और पश्चिमी टीला। तो प्रश्न क्या पूछेगा कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जो एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं? तो आपको बताना होगा कि लोथल ऐसा स्थल है। अब बस एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। अब इनकी मेन जो खासियत है, जरा उन खासियतों का यहाँ अध्ययन करते देखते हैं, है ना। समझिए कि ये उठा के मैंने यहाँ रख दिया। अब देखो इन्हें क्या क्या चीजें मिलती हैं, यहाँ देखिए जरा, दिखाओ यहाँ, देखो ठीक है कि यहाँ समझिए ये इसका पश्चिमी टीला हो गया और ये हो जाएगा इसका पूर्वी टीला, है ना, पूर्वी टीला। और ये एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं भाई, है ना, समझिए ये रक्षा प्राचीर हो गई, है ना। अब देखते हैं कि यहाँ क्या क्या विशेषताएं मिलती हैं इनकी। समझिए हमें यहाँ एक मोहर मिली है भाई, ये मोहर मिली है। इस मोहर की क्या विशेषता है कि इस पे 12 सिंगा और 12 सिंगा के बाद गोरिल्ला के साक्ष्य मिलते हैं, साक्ष्य कि
पूछेगा बताइए ऐसी मोहर हमें कहां से मिली है जहां बारहसिंघा और गौरेला के साक्ष्य मिलते हैं, तो आप बताएंगे लोथल से। अगला देखते हैं कि यहां से हमें ये समझिए रंगाई कुंड मिले हैं, रंगाई कुंड। यहां से अगर देखें हम तो हमें एक आटा पीसने वाली चक्की मिली है। क्या मिली है? आटा पीसने वाली, आटा पीसने वाली, आटा पीसने वाली चक्की, चक्की मिली है। यहां से अगर हम देखें तो हमें मनके बनाने वाला कारखाना मिला है। मनके समझ ही रहे हैं, मनके बनाने वाला कारखाना कहां से मिला है? मनके बनाने वाला कारखाना भाई कहां से मिला है? तो आप बताएंगे लोथल से मिला है। समझिए। अब देखो समझने वाला एक प्रश्न समझिएगा, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरा देखिएगा कि यहां से हमें 20 समाधि मिली है। कितनी समाधि? 20। समझिए, मैं ये अगर दिखा दूं, छोटी छोटी जल्दी जल्दी बना दूं भाई, कि यहां से हमें 20 समाधि मिली है। ये हो गई 20 समाधि। समझिए कि 20 समाधि मिली है भाई, समाधि। अब इस समाधि की खासियत जानिए कि खासियत क्या थी, कि इन 20 समाधि में से 3 युग्मित समाधि थी। युग्मित यानी 3 युग्मित समाधि थी, समाधि। और एक इनमें समाधि, एक समाधि इनमें ऐसी थी जिसमें स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था। यानी 3 युग्मित समाधि थी। इन्हीं 3 युग्मित समाधि में से एक समाधि हमें यहां से ऐसी मिलती है जिसमें स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था। इसीलिए इतिहासकारों ने ये मत निकाला कि सती प्रथा के जो साक्ष्य हैं सिंधु घाटी सभ्यता में भी पाए जाते हैं, क्योंकि स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाया हुआ मिला है उसमें, है ना। तो समझिएगा कि स्त्री पुरुष एक साथ, स्त्री पुरुष एक साथ दफनाने के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो लोथल से। अगर पूछ ले कि सती प्रथा का साक्ष्य कहां से मिलता है, तो भी लोथल करेंगे आप, है ना। या बोले कि सती प्रथा का साक्ष्य, सती प्रथा समझिएगा का साक्ष्य कहां से मिलता, तो भी लोथल करेंगे। एक ये चीज समझ आई होगी आपको। अच्छा, और देखते हैं कि यहां से हमें, यहां से समझिएगा वृत्ताकार और वर्गाकार, वृत्ताकार और वर्गाकार अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड समझिएगा कि वृत्ताकार और वर्गाकार अग्निकुंड कहां से मिलते हैं? तो लोथल से मिलते हैं। अब लोथल की एक मेन विशेषता और समझिएगा कि ये जो लोथल है, ये मैं यहां समझाऊंगा अच्छी तरह से कि जो लोथल है, लोथल के लिए कहा था इतिहासकारों ने कि जो लोथल था, है ना, ये समझिए। इसे तो मिटाएं हम पहले, जब बताते हैं कि लोथल में क्या कहा इतिहासकारों ने। समझिए कि लोथल है भाई, है ना, लोथल, इस या लोथल ही रहा, लोथल है भाई। इस लोथल का जो व्यापार होता था, डायरेक्ट व्यापार, वो किससे होता था? तो इतिहासकारों ने बताया है कि मिस्र से होता था और एक मेसोपोटामिया से होता था। जिन लोगों ने ये बताया कि मिस्र और मेसोपोटामिया से लोथल का व्यापार होता था, उन लोगों से पूछा गया कि तुमने किस आधार पर ये बात कही, आपके पास ऐसे क्या साक्ष्य हैं जो आपने कहा? तो उन्होंने 3 चीज बताई। अब समझिए वो 3 चीज क्या थी, कि उन्होंने कहा कि हमने 3 चीजों के आधार पर कहा है। फिर मैं वही दिखाऊंगा, ये यहां समझा रहा हूं कि उन्होंने, उनको एक मोहर मिली, मोहर, और उस पर गोरिल्ला के साक्ष्य थे, गोरिल्ला के साक्ष्य। और ये गोरिल्ला जो था, ये गोरिल्ला के साक्ष्य वाली मोहर मिस्र और मेसोपोटामिया की थी। तो ये इनके यहां मिली, और वो भी लोथल में मिली।
एक बात। दूसरा इन्होंने कहा कि ये तो एक बात बताई, उन्होंने 3 बातों पर चर्चा की है। दूसरा इन्होंने कहा कि इसी लोथल में एक ममी मिली थी, ममी का मॉडल। समझिए ये ममी का मॉडल क्या है, समझिए कि यहां ममी मिली और ममी एक प्रकार की मृत व्यक्ति को दफनाने की संस्कार विधि थी। और वो किसकी खासियत थी भाई? वो मिस्र की खासियत थी कि मृत व्यक्ति को दफनाने की एक विधि थी। और वो ममी का जो मॉडल था, वो ममी का मॉडल लोथल से पाया जाता। कहां से? लोथल से पाया जाता। तो एक ये आया कि मम्मी का मॉडल मिलने से हमने ये लगाया है कि भाई मम्मी के मॉडल को मिलने से हमने ये अनुमान लगाया है कि लोथल डायरेक्ट इनसे जुड़ा हुआ था। इन्होंने एक चीज और बताई तीसरी, कि तीसरी क्या थी कि भाई तीसरी क्या थी कि मम्मी का मॉडल हो गया, तीसरी एक मुद्रा मिली थी। वहां दिखाऊंगा मैं, यहां समझा रहा हूं। फारस को भाई आज वर्तमान में ईरान बोला जाता है भाई। ईरान क्या बोला जाता है? ईरान, है ना। तो फारस की खाड़ी प्रकार की मुद्रा, खाड़ी प्रकार की मुद्रा मिली, है ना। कि ये 3 आधार हमारे इतिहासकारों ने बताए कि भाई फारस की खाड़ी प्रकार की मुद्रा लोथल से पाई गई है, जबकि ये इनकी विशेषताओं वाली मुद्रा है। गोरिल्ला वाली इनकी विशेषताओं वाली है और मम्मी का मॉडल मिस्र की विशेषता है ना। कि ये 3 चीज अगर लोथल से पाई जाती हैं तो हम ये कह सकते हैं कि लोथल कहीं ना कहीं उनसे व्यापार करता था। ये उन्होंने बताया। वो पूछ सकता है कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जो मिस्र और मेसोपोटामिया से डायरेक्ट व्यापार करता था? तो आप लोथल मानेंगे। आगे देखते हैं कि इस यहां दिखाइएगा कि ये जो मुद्रा थी, इस मुद्रा की विशेषता क्या थी फारस वाली की? कि ये मुद्रा थी भाई, इस मुद्रा पर 2 राक्षसों का मुंह था। मुंह यानी 2 राक्षसों के मुंह वाली मुद्रा ये थी, जिसे फारस की मुद्रा कहा गया है। फारस ईरान को कहते हैं आज वर्तमान में। ये समझ आया होगा। अब बस एक चीज और जानिए लोथल की, तो क्वेश्चन आपके सारे के सारे समाप्त। अब समझिए कि हमें लोथल से एक मृद भंड मिला है। पहले जानिए मृद भंड। और मृद भंड कहते हैं बेटा पात्र को, और पात्र किसे कहते हैं? पात्र माने बर्तन। 3 नाम मैंने इसके बताए, मृद भंड या पात्र बोले या बर्तन बोले, ये एक ही बात है। हमें एक ऐसा बर्तन मिला है जिसमें, कहां से? लोथल से, जिसमें चालाक लोमड़ी एवं ध्यान से प्यासे कौवे की कथा, कौवे यानी कौवा की कथा, कि चालाक लोमड़ी एवं प्यासे कौवे की कथा वाला जो चित्र है वो किस मृद भंड पे मिला? तो वो मिला लोथल के मृद भंडों पर, लोथल के बर्तनों पर। और ये प्यासे कौवे की कथा क्या, वो आप पढ़ते होंगे कि एक कौवा था, है ना, और वो उस एक सुराही टाइप का एक बर्तन था, उस बर्तन में एक पानी था, वो पानी बहुत नीचे था, कौवे को प्यास लग रही थी, कौवा पानी पीना चाहता था, तो उसने क्या किया, धीरे धीरे वहां से कुछ कंकड़ लाता था और उसमें डालता था, कंकड़ लाता था तो उसमें डालता था, पानी धीरे धीरे ऊपर होने लगा और कौवे ने पानी पी लिया। तो ये कथा लोथल के मृदभंड जो बर्तन है उस पर दिखाई गई है। और ये जो चालाक लोमड़ी की जो कथा है, ये चालाक लोमड़ी की कथा किससे जुड़ी हुई है? तो आपको मैं बता दूं कि ये जुड़ी हुई है, यहां देखिए, विष्णु शर्मा ने एक पुस्तक लिखी है भाई, विष्णु शर्मा ने एक पुस्तक लिखी थी, समझिएगा, कि चालाक लोमड़ी की जो कथा थी वो विष्णु शर्मा की पंचतंत्र से जुड़ी थी भाई, पंचतंत्र से जुड़ी थी। पूछ लेगा वो कि बताइए विष्णु शर्मा की पंचतंत्र से जुड़ी हुई चालाक लोमड़ी की जो कथा है वो सिंधु घाटी सभ्यता के
किस स्थल से पाई जाती है भाई? लोथल। और यही प्रश्न इसका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें पूरे पैराग्राफ में कोई भी नहीं है जितना महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। और इसके बाद भाई सभी को देखना, एक बार देखना सभी को, ऐसे नहीं है कि मैंने इसको ज्यादा कह दिया तो आप इसी को देखें। देख, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है नहीं, लेकिन सबको देखना है क्योंकि वो कुछ भी यहां से पूछेगा। एक प्रश्न और जानेंगे लोथल का एक प्रश्न और जानेंगे तो समझिए लोथल खत्म। कि लोथल को देखे, यहां पे देख लेते हैं कि यहां से एक तो बाजरा के और एक धान के साक्ष्य मिले हैं। धान कि बताइए बाजरे और धान के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो आप लोथल करेंगे, है ना। कि बताइए बाजरे और धान के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो लोथल हो गया, ठीक है। अब बस जो ये क्या कहते हैं लोथल की जो विशेषता है, लोथल की बस यही विशेषताएं हैं जो आपके नेट और जेआरएफ से संबंधित बड़ी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। अब वो आपको हमने बताई क्या क्या विशेषताएं हैं। आप अच्छी तरह से इन्हें पढ़िए और एक पुस्तक एक कॉपी पर नोट डाउन करिए इसे। अगर नोट डाउन ना करें तो एक से दो बार वीडियो को देखिएगा और ये सारा का सारा जो कंटेंट आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपके अच्छी तरह समझ आया होगा। धन्यवाद।